पूरा बुक आप लोग को पढ़ा चुके हैं और पूरे बुक में जितने भी अध्याय था उस सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो आप लोग का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र जो है पूरा बुक आप लोग का खत्म हो चुका है, पूरा बुक जो है आप लोग को पढ़ा दिया और सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग इतिहास पे, ठीक है। इतिहास का जो है 3 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, 3 अध्याय जो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और बाकी तो आप लोग का इधर ज्योग्राफी चल ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। ओके, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का अध्याय क्या है, वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं भैया, वन किसको कहते हैं, ठीक है, वन किसको कहते हैं। तब कहेंगे सर जंगल झाड़ी को वन कहते हैं, जहां पे पेड़ वृक्ष होगा, है कि नहीं, जहां पे पेड़ पौधा होगा उसको क्या कहेंगे, वन कहेंगे। हाँ भाई वही सही है। वे बड़े भूभाग जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं। लेकिन अब आपके बाड़ी झाड़ी में जो है, आपके घर के पीछे उछे बाड़ी उड़ी होता है ना जी, वहां पे 5 को पेड़ पौधा रहे तो उसको जंगल नहीं समझिएगा, उसको वन नहीं कह सकते आप। मतलब वन के लिए कम से कम लगे कि यहाँ वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई पड़े तो उसको आप कह सकते हैं कि वन है। क्या है, वन है। वे बड़े भूभाग, बड़ा भूभाग, पूरा जमीन का बड़ा सा टुकड़ा पे क्या है, सिर्फ पेड़ पौधा ही है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वन कहेंगे। समझ में आया जी। दूसरी बात कि वन जो है 2 प्रकार के होते हैं, वन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक वन, एक होता है मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन जो अपने आप पेड़ पौधा उग गया है, ठीक है, वहां पे आदमी जाके लगाया नहीं है, तो वो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं ना, प्राकृतिक में क्या हो जाएगा, गॉड ऑफ गिफ्टेड, जो भगवान के द्वारा होता है। जैसे देखते हैं ना, पेड़ पौधा अपने उग जाता है, बहुत सारा पेड़ पौधा उग गया, तो वो हो गया प्राकृतिक। और जो हम लोग लगाते हैं, जैसे आम का अमरूद का पेड़ उड़ लगाते हैं, एगो बागान सा बना देते हैं, बाग बगीचा बनाते, वो क्या हो गया, मानव निर्मित वन। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। ओके, आ जाओ भाई। देखो भारत में जो 68 करोड़ हेक्टर पर क्या है, भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है। 68 करोड़ हेक्टर पे, 68 करोड़ हेक्टर पे क्या है, जंगल है, वन है। ओके, और वन का विस्तार के नजरिए से भारत जो है विश्व का 10वां स्थान है। अगर देखा जाए विश्व में, पूरे दुनिया में जो है भारत का स्थान 10वां स्थान पे है वन के माध्यम में, ठीक है। वन के कहता है ना, सबसे अधिक ये चीन में ये बनता है, सबसे अधिक ये बनता है, तो उसी प्रकार से वन जो है सबसे अधिक देखा जाए तो आपको रूस मिल जाएगा, ठीक, आगे हम आपको पढ़ा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। अगर देखा जाए आप लोग को, क्या वन के विस्तार की नजरिए से भारत जो है विश्व में 10वां स्थान पे, भारत जो है क्या है, विश्व में 10वां स्थान पे है। रूस में 809 हेक्टर, ठीक है, 809 करोड़ हेक्टर भूमि पर वन है, जो विश्व में प्रथम स्थान है। मैंने आप लोग को बता रखा, भारत का कौवां स्थान है वन विस्तार में, 10वां स्थान। सब पहला स्थान पे कौन है वन विस्तार में, तो याद रखना कौन, रूस है। भारत में कितना है, 68 करोड़ हेक्टर, और यहाँ पे कितना है, 809 करोड़ हेक्टर भूमि पर वन है यहाँ पे। अब बताइए, रूस, और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस ही है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस ही है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% क्या है, वन है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है जमीन जो टुकड़ा है, जमीन का जितना भी जमीन है, भौगोलिक क्षेत्र क्या मतलब, भूमि का क्षेत्र, जितना भी धरती जो है ना, पूरे विश्व की धरती को अगर देखा जाए तो उसमें 30% क्या है, वन है। बाकी 70% उद्योग हो गया, घर हो गया, नदी हो गया, वगैरह वगैरह सब चीज है, ठीक है आप लोग का। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र पर क्या है, वन है। अपने अगर भारत में देखा जाए तो 20% पे क्या है, वन है, ठीक है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे देखा जाए, बिहार, अपना बिहार सबसे नीचे गिरते हुए राज्य कौन है, अपना बिहार है, तो 7.1% जो है भूमि पर क्या है, वन है। आई होप ये क्लियर हुआ। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देश में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, पूरे देश की कुल जो है 11.22% वन है। अगर पूछ दिया जाए भैया कि भारत में सबसे अधिक वन कहां पे है, तो याद रखना आप लोग को एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में, पूरे देश की कुल
कुल में सबसे कुल जो पूरे विश्व पूरे भारत में देखा जाए तो कुल अगर देखा जाए वन, तो उसमें से 11.22% जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वन विकास में पहला स्थान चीन, वन विकास में पहला स्थान जो है चीन है, और दूसरा स्थान पे कौन है, अपना भारत है। विकास का मतलब है कि विकास कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग लगा रहे हैं। तो पहला स्थान पे कौन है, चीन है। चीन लोग भी जो है वन का विस्तार कर रहा है, और अपने लोग भी क्या कर रहे हैं, वन का विस्तार कर रहे हैं, डेट मीन्स विकास कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ओके, आइए अगला हम लोग समझते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को जो है निम्न भागों में बांटा गया, मतलब सरकार के तौर तरीके से जो है वन को निम्न भाग में बांटा गया। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होता है, रक्षित वन क्या होता है, अवर्गीकृत वन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझे। जहाँ पे आरक्षित किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, पेड़ पौधा सुरक्षित रखा जाता है, और रक्षित वन में भी वही हुआ उसी प्रकार से। लेकिन आगे समझ लेंगे, नोट में देख लीजिए, लिख दिया आरक्षित एवं रक्षित वन सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। आरक्षित और अरक्षित वन का जो है सबसे विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ओके, आरक्षित वन किसको कहेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये जंगल, घना सा जंगल है, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, वन कहेंगे, यहाँ वहाँ वन है। वैसा वन जहां लकड़ियों, ठीक है, लड़कियां नहीं पढ़ना है, समझे, मेरे से बचपन में ज़्यादा मिस्टेक होता थे, जब सर जी बोलते थे लकड़ी लिखने के लिए लड़की लिखा जाता था। ओके, कोई नहीं बात। वैसा वन जहां लकड़ियां काटना और पशु चारण करना वर्जित होता है उसे आरक्षित वन कहते हैं, और देश में 54% क्या है, आरक्षित वन है। ओके, रक्षित वन किसको कहते हैं, जहां विशेष नियम के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे ही रक्षित वन कहते हैं। और ये जो है पूरे भारत में देखा जाए तो 29% वैसा वन है। रक्षित, आरक्षित में वहां पे पेड़ पौधा काटने ही नहीं दिया जाता, कुछ नहीं काटने दिया जाता है, ठीक है, घुसने ही नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे जहाँ रक्षित वन किसको कहते हैं, यहाँ पे पशु चारण और सीमित रूप में लकड़ी जो टूट फूट गया है ना, वो लकड़ी को अगर आप चाहते हैं तो चुन सकते हो, वो नियमानुसार। और सभी जंगल में जो है देख रहे हैं ना, ये सैनिक वगैरह रहता है, ठीक है। आइए आगे की ओर समझते हैं हम लोग। वन विनाश के कारण क्या है, वन का जो विनाश है उसका कारण क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ओके, पशुचारण एवं लकड़ियों को बढ़ता उपयोग। पशुचारण मतलब पशु को चराना, ठीक है, पशु को चरा देना, जंगल खत्म हो जाता है, जहां आप देखते हैं खाली मैदान है वहां पे पशु को चराना शुरू कर देता लोग, ठीक है, तो वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं पशु खा जाता है। और दूसरी बात की लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। अब जो लोग जो है हर तरह की फर्नीचर में हो गया, बेड घर का हो गया, हर तरह की चीजों में लकड़ियों का उपयोग अधिक करने लगा। इससे क्या होगा, लकड़ी कहाँ से आएगा, वन से आएगा, ये कारण हुआ। दूसरा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव। कृषिगत भूमि का फैलाव, जहाँ पे खेती उती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंगल झाड़ी को काट देते हैं। ओके, स्थानीय कृषि, स्थानीय कृषि, झूम कृषि, वन कृषि, कुछ ऐसे कृषि होते हैं। स्थानीय कृषि हो गया जो स्थानांतरित रूप से कृषि कर रहे हैं, वहाँ पे हम जंगल और वन को जो है उपजने ही नहीं देते, वहाँ पे अपने खेती बाड़ी करते हैं। और झूम जो हो गया वो क्या हो गया, आग लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है और जंगल खत्म हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे खेती किया जाता है। बड़ी विकास योजना, खनन कार्य मतलब क्या होता है, बड़ी विकास योजना मतलब बहुत बड़ा बड़ा योजना है जिसके अंतर्गत क्या होता है, वो जंगल वंगल को काटते उठते वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों की सुविधा के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे उद्योग वगैरह भी बनाया जाता है, औद्योगिक भी हो जाएगा। औद्योगिक कार्य, खनन कार्य मतलब सोना चांदी कहीं निकल गया तो उसको खोद के निकालना, वहाँ से क्या होगा, पेड़ पौधे काटना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पे खनन के कार्य होगा। नागरीकरण का मतलब हो गया गांव बस्ती बसाना, ठीक है, जंगल झाड़ी को काटते लोग जो है जनसंख्या बढ़ने लगा, तो लोग को जो है रहने के लिए तो जमीन चाहिए, जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को, वन को, जंगल को काट देते हैं। ओके, ये सब जो है वन विनाश का कारण था। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को पांच वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है, रखा जाता है, ठीक है। वनों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जाता है। अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, अत्यंत का मतलब हो गया अधिक और सघन का मतलब हो गया
मतलब कम, सघन मतलब सटा सटा होता है, ठीक है, सीधी बात समझिए। वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे, अत्यंत सघन वन। और सघन वन में क्या हो गया, सघन वन में क्या हो गया, घना समझते हैं, अत्यंत का मतलब हो गया अधिक घना। हमको लगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, अधिक घना। देखिए एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, अधिक घना। और यहाँ पे हो गया कि घना, अधिक घना वन, वृक्षों के घनत्व 70% से अधिक हो, मतलब ज़्यादा जगह नहीं, सिर्फ वृक्ष हो वहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे, अत्यंत सघन वन। और सघन वन मतलब घना होगा लेकिन अधिक नहीं होगा, कम सम होगा। वृक्षों का घनत्व जो होगा 40 से 70% होगा। खुले वन मतलब खुला वन, ठीक है, वृक्षों का घनत्व जहाँ पे 40-50% होगा तो वहाँ सीधे जमीन दिखता है तो उसको क्या कहेंगे, खुले वन। और झाड़ियाँ एवं अन्य वृक्ष तो घनत्व कितना होता है, वृक्षों का घनत्व क्या होगा, 10% होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैंग्रोव वन, और ये होता है तटीय वन। जैसे देखते हैं ना, नदी उदी समुद्र उमुद्र के बगल में जो छोटा छोटा घास उस रहता है उसी को बोला जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है तो पढ़ लेंगे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं अत्यंत सघन वन। भारत में एक एक पॉइंट को समझते हैं, तोड़ तोड़ के समझ आ रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप लोग टाइम दे दो, ठीक है। अत्यंत सघन वन, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। जो अत्यंत बताए थे, अधिक घना वन जो है, भारत में इस प्रकार की वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। और ये जो है अत्यंत सघन वन मतलब अधिक, बताए थे ना जी, इससे पहले हम आपको बताए थे ना, अधिक घना, जो पूरा घना कचाकच जो है उसमें क्या है, पेड़ पौधा भरा भरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन वन। और वो जो है भारत में जो है ना कहाँ पाया जाता है, असम में, सिक्किम में, असम और सिक्किम को छोड़कर, असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वांचल राज्य में इस वर्ग में आते हैं। और इस क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है 75% से अधिक होता है, ठीक है। मतलब असम और सिक्किम में अत्यंत सघन वन नहीं है, बाकी जो पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है इस वर्ग में आता है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है 75% से क्या होता है, 75% से अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख के हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% होता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की वनों का विस्तार है। और यहाँ वनों का घनत्व जो है 62.99% है। सिंपल सी भाषा में समझिए, सघन मतलब घना वन, एक होता है अधिक घना वन। तो सिक्किम और असम को छोड़कर जो है वहाँ पे, असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में वो पाया जाता है अत्यंत सघन वन। और सघन वन में क्या हो जाता है, ये जो है सघन वन देखा जाए तो इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है, ठीक है। जो कुल भौगोलिक, पूरा भौगोलिक क्षेत्र भारत का देखा जाए तो उसका 3% है। और पूछा जाए सघन वन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की वन का विस्तार है। और यहाँ वनों का घनत्व जो है कितना है, 62.99% है, ठीक है। इसको 99 नहीं पढ़ना, मैथमेटिकल में गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, 62.99%, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है तोड़ तोड़ के अंक को बोला जाता है, ओके। आइए खुले वन में हम आप लोग को समझाते हैं कि 2.59, ठीक है, 59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। और ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में एवं असम के 16 आदिवासियों जिलों में इस प्रकार के वन का विस्तार है। और असम के आदिवासी जिलों में वृक्ष के घनत्व का जो प्रतिशत है 23.89% है। खुला वन जो है सबसे अधिक है, और ये जो है इसका भूमि ही कम है,
इसका भूमि ही कम है 2.59 लाख, मतलब 2.59 करोड़ हेक्टर भूमि पर इस वर्ग वनों का विस्तार है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये सबसे अधिक है, 7.12% है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये खुला वन, खुले वन बोलिए या खुला वन बोलिए, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता। ये होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में, एवं असम के जो है 16 जिला, जहाँ पे आदिवासियों का जिला बोला जाता है, ठीक है, आदिवासी जिले में इस प्रकार के वन का विस्तार है। असम के आदिवासी जिला में भी वृक्ष का जो है घनत्व का अगर बात करें तो 23.9% है। ओके, आइए ये समझ गए, ये सब ज्यादा कुछ है था नहीं। झाड़ियां एवं अन्य वन, ठीक है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क, मतलब सूखा हुआ क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी भाग में वृक्षों का घनत्व 10% से भी क्या है, कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़, ठीक है, या आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे तो आप पढ़ सकते हैं, मैथ में गलत हो जाएगा, 2.459 करोड़, ठीक है, हेक्टर भूमि आता है इसमें। और जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का अगर मैं बात करूं तो 8.68% है इसमें भौगोलिक क्षेत्र में। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में यहाँ तक? आइए आगे की समझते हैं। मैंग्रोव तटीय वन, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके समझते चलिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, हम इसलिए 2 भाग में डिवाइड कर दिए, हालांकि इसको भी हम चाहते 2-2 घंटा में गर्दा छुड़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, इस चीज़ों को एकाएक अगर माइंड में ज़्यादा दे दिया जाए तो फिर आप लोग सब उड़ जाएगा। इसे कहते हैं सर जी, सामाजिक विज्ञान का किताब खोलते नींद आती है, आंख लहरता है, सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, समझने की चीज़ है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आ जाइए समझते हैं। मैंग्रोव तटीय वन, विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव्स का मात्रा जो है 5%, जो कि 4500 किलोमीटर क्षेत्र में ही भारत में है, ठीक है, ये बहुत कम है, 4500 किलोमीटर पर ही है, और भारत में जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिससे आधा क्षेत्र का पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर ये 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें आते हैं। और मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स देन है कि जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन दीव शामिल है, ठीक है। और इसमें जो है 12 राज्यों में, जिसमें से आपका केंद्र शासित राज्य भी, केंद्र शासित राज्य बोलिए या प्रदेश बोलिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी, और बाकी इधर जो आपका जो राज्य है, सभी राज्य मिला के उसमें से जो है 12 राज्य में ही पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को मैंग्रोव्स प्रदेशों में मैंग्रोव्स की देन है कि जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल है, यही सब है। और ये जो है पश्चिम, अगर मैं बात करूं कि ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 4500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव वैसा वन है, तटीय वन है, जो समुद्र के बगल बगल कोना, बगल बगल तट में बसा होता है, मतलब लगा होता है वृक्ष, पेड़ पौधा जो होता है इसका, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, याद रखना है। अगर पूछ दे कि मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो आप लोग को याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन व दीप शामिल है। इस तरह से कोई भी आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक बार पढ़ते चलेंगे। चलिए, वन के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया, वन के बारे में सारा जानकारी दे दिया। अब हम लोग वन प्राणी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? वन में प्राणी जो जीव जंतु रहते हैं उसको वन्य प्राणी कहते हैं, समझ में आया? जो जंगल में रहता है उसे वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अपने तरह से आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। भारत में लगभग 81,000
वन्य प्राणी उपजातियां पाई जाती है। वन्य प्राणी का जो है उपजाति पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भारत में लगभग 47,000 वनस्पति एवं उपजातियां पाई जाती है। वन्य प्राणी कितना? 81,000 वन्य प्राणी पाए जाते हैं और उसकी उपजाति पाया जाता है। ओके, और अगर मैं बात करूं वनस्पति का, पेड़ पौधा का, वनस्पति मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधा का, तो 47,000 की उपजाति पाया जाता है और वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 जो है, ये 47,000 में से जो है वनस्पति में ये जो 15,000 है भारत का मूल है, भारत का क्या है? मूल है। बाकी विदेश का भी है इसमें। ठीक है, विदेश से भी यहाँ पे लगाया जाता है। भारत में 774 प्रजातियां विलुप्त हो चुका है। भारत में जो है 744 प्रजाति जो है विलुप्त हो चुका है और 22,531 होने के कगार पर है। इतना तो हो गया, इतना प्रजाति हो चुका है और 22,531 जो है विलुप्त होने पर है। कुछ पेड़ पौधे, कुछ वन्य प्राणी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी हैं, उसका नाम आप लोग को याद रखना ना कि कौन कौन से जो है विलुप्त होने वाला। एक बात याद रखिए, अभी तो आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत सारे अभी जब गांव में जगिएगा ना आपको कौवा वगैरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कौवा वगैरह जो है काँव काँव मॉर्निंग में जो है जगाते रहता है, रोटी खाने के लिए काँव काँव करेगा। लेकिन मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं भी एक गांव से हूँ, बट मैंने कभी अब नहीं देख रहा हूँ कि कौवा भी बहुत कम माध्यम में हमें देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से विलुप्त हो गया, लेकिन हो गया है। हाँ ना, तो चारों कोना पे बैठ के काँव काँव करते रहता था, तो विलुप्त हो गया। और एक पहले, इससे भी पहले था बगरो टाइप का। ठीक है, उसको आप लोग कौन भाषा में क्या बोलते हैं नहीं बोलते, सब जगह का अलग अलग भाषा होता है, तो उनको बगरो बोला जाता था। वो पक्षी पता नहीं गायब ही हो गया, कभी देखते ही नहीं। ठीक है, तो आप अपने दादा वगैरह से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि कौन कौन से थे पहले, अभी नहीं दिख पा रहे हैं। तो यही इसी तरह से हम एक बच्चा से पूछे कि बताओ तुम अपने दादा वगैरह से पूछना कि विलुप्त प्राणी कौन कौन से थे, चिड़िया कौन कौन सा था बताइए जो अभी नहीं है पहले था। तो बच्चा कहता है सर दादा भी विलुप्त हो गए। समझे? चलिए कोई नहीं। तो विलुप्त प्राणी अगर पूछ दे, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी हैं, जैसे कृष्णसार हो गया, चीतल हो गया, भेड़िया हो गया, अनूप मृग हो गया, नील गाय हो गया। नील गाय जानते हैं गाँव वगैरह में पहले देखने को मिल जाता था, फसल उसल को खूब बर्बाद करता था नील गाय आके। ठीक ना, वो उछलता खूब है, पतले दुबले सा होता है नील गाय, देखे भी होंगे। ये पूरा विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन हो जाने के कगार पे है। भारतीय कुरंग, बरसिंह, चिता, गेंडा, घिरसिंह, मगर, हंसवाल, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बोगला, पर्वतीय बटेर, मोर भी जो है अभी आप लोग को चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा, इधर उधर नहीं बढ़ेगा। हरा सागर, कछुआ, लाल पांडा, ये तो मिलता ही नहीं देखने को। मोर वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिर सिंह मिल जाएगा, गेंडा मिल जाएगा, चीता भी मिल जाएगा। ये सब कहाँ मिलेगा? चिड़ियाघर में मिलेगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग चिड़ियाघर गए हैं कभी घूमने? नहीं गए हैं तो जाइए, घूमिए फिरिए, एग्ज़ाम वगैरह दे के जो है एक बार घूमना फिरना है। ठीक है, देखना है कि कौन कौन चीज़ अब हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं दे। जैसे चिड़ियाघर में जो सब पेड़ पौधा पशु पक्षी को जो है रखा जाता है, देखाना तो एक बहाना हो गया कि हम आपको दिखाने के लिए उसको पिंजरा में बंद करके रखते हैं, उसको बचाने के लिए रखा जाता है। ओके, कि कोई मार उड़ नहीं दे। आ जाओ भाई, देखो हिमालयब, ठीक है, हिमालय यब, ये जो क्या है, ये भी एक संकट में है। और ये पेड़ पौधा बहुत ही ज़्यादा कारगर पेड़ पौधा होता है, क्योंकि इनसे ही कैंसर के जो कैंसर का जो बीमारी होता है खतरनाक होता है, और कैंसर का इलाज अपने भारत में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेज पे रहे तो फिर बचा लिया जा सकता है, लेकिन सेकेंड थर्ड स्टेज पे जो है नहीं के बराबर ही बचता है। वैसे आप लोग को पता होगा सबसे खतरनाक बीमारी में अभी कैंसर है। इससे पहले कुछ दिन पहले की बात करें, टीबी जो बीमारी होता है, ठीक है, टीबी बीमारी सुने आप लोग? नहीं सुने हैं? हाँ, टीबी बीमारी जो है होता था और उसका भी इलाज नहीं था, तो उसका इलाज हो गया। अब आ गया कैंसर, और कैंसर जो है अत्यधिक बढ़ने लगा है।
और बहुत सारे कैंसर का भी टाइप है, तो सब तरह का कैंसर होता है और ज़्यादातर कैंसर जो होता है उसमें बचने का संभावनाएं नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं होता है। यहाँ पे अपने देश में तभी तक इलाज नहीं हुआ है ओके कैंसर का। तो ये जो है ये जो होता है हिमालयब एक औषधि पौधा होता है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में पाया जाता है। चीरी का छाल, पत्तियां, टहनियां एवं जड़ों से टैक्सोल नामक रासायनिक निकाला जाता है तथा इसे कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है ओके हिमालयब। आइए अगला प्रश्न, अगला हम चीज देखते हैं। प्रश्न बोल रहे थे रेड डाटा बुक। ये क्या होता है? रेड डाटा बुक जितना भी पुरानी उरानी है, जितना भी पेड़ पौधा वगैरह सब है, ठीक है, उसको जो है इस चीज के लिए तैयार किया जाता है वो बुक में कि भाई इसको किस तरह से रखना है, इसलिए डाटा बना कर रखा जाता है उसको, उसके लिए, ठीक है। भारत के संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने के काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल, ठीक है, बोटेनिकल सर्व ऑफ इंडिया BSI बोटेनिकल सर्व ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इन्होंने जो सूची बनाई थी उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असाधारण पौधे का जो असाधारण पौधा है उसके लिए ग्रीन बुक तैयार किया जाता है कि उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से उसको बढ़ाना है, ये सब चीज का तैयार कहाँ किया जाता है? इस डाटा बुक जो है रेड डाटा बुक में किया जाता है। पादप प्रजाति हो गया पेड़ पौधों की प्रजाति, ठीक है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। जो असाधारण पौधा होता है उसके लिए ग्रीन बुक तैयार किया जाता है, ग्रीन डाटा बुक या ग्रीन बुक रहे तो ग्रीन बुक आप लोग लगा सकते। तो इस तरह से ये डाटा बनाया जाता है कि भाई कौन सा लुप्त हो रहा है, कौन सा अधिक है, इस चीज़ की जानकारी रखते हैं सरकार और उसके संरक्षण करते हैं, मतलब बचाव करते हैं ओके। भैया आ जाओ, अमृता देवी वन प्रसारण, ठीक है। आप लोग ने सुना होगा चिपको आंदोलन, सुना है ना जी? चिपको आंदोलन सुंदरबन में हुआ था, सुंदरबन में हुआ था ना चिपको आंदोलन सुंदरबन में। और ये अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। संरक्षण का मतलब हो गया बचाव, क्या हो गया? बचाव हो गया। आइए समझते हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव जोधपुर जिला के रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने का विरोध किया था। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था और अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पे क्या लगा दिया? रोक लगा दिया, ठीक है। इससे पहले आप लोग चिपको आंदोलन पढ़े थे तो बताइए कमेंट करके चिपको आंदोलन कब हुआ था? कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग कोनो कमेंट नहीं करते, जल्दी से कीजिए कमेंट। आइए, वेटलैंड क्या होता है ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। निम्न तालीय, ठीक है, जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। इसे चौर, भागन, मौन, टाल भी कहा जाता है। अब समझते हैं, निम्न तलीय जल जमाव को वेटलैंड कहा जाता है। देखिएगा जमीनी भाग जो है ना इस तरह का नदी है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी वाला मिल जाता है, मतलब चारों तरफ पानी इसमें ये हो जाता है। जंगल झाड़ जो रहता है बगल बगल में, ये भी चीज समझ लीजिए, छोटा छोटा पेड़ पौधा आता है। इसको आप चौर बोलते हैं, कहीं कहीं देखिएगा चौर में चलने घूमने के लिए तो बोलते हैं ना चौर, भागन, मौन, टाल भी इसको कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग रहता है नाम। वेटलैंड समझ गए। आइए, वन्य जीवों के ह्रास के कारण, वन्य जीवों के ह्रास के क्या क्या कारण है? तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, ठीक है। वन्य जीवों को मतलब परेशान, ह्रास मतलब क्या हो गया? परेशान करना। का परेशानी का क्या कारण है? वन्य जीवों का परेशानी का क्या कारण है? तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण मतलब जो वो लोग का घर था, वो लोग का घर कहाँ था? जंगल था। काट फाट के वहां से हटा दिए तो वो लोग का घर गया टूट। तो अतिक्रमण वही कहा जाता है, जंगलों को काटना, छाटना, हटा देना, जंगल जला देना।
उसके बाद जो है प्रदूषण जनित समस्या। पेड़ पौधा भैया अगर कटेगा तो ये जो ऑक्सीजन लेवल है घटेगा। जैसे कि हम लोग देखे थे कोरोना वगैरह में, कोरोना में किस तरह से मतलब पूरे भारत को हिला डाला था कोरोना, और ऑक्सीजन के वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई। ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया था लोगों को, वो बीमारी से ऑक्सीजन लेवल ही घटता था ज़्यादातर, मैंने जहाँ तक सुना। दूसरी बात की इतने मोटर व्हीकल हो गया है, गाड़ी हो गया है, हूँ करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। मान लिया जाए बिहार में कोनो उद्योग वगैरह क्षेत्र नहीं है तो थोड़ा कम है, अब बाकी सब जगह जाइएगा तो औद्योगिक क्षेत्र वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण किया जाता है। आप देखिएगा जला दिया जाता है, बहुत सारा चीज़ को जलाना, वो क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। आगे हो दिवाली है, पटाखा खूब फोड़िएगा आप लोग, हमको पता है, कहने के बाद भी नहीं मानिएगा, ठीक है। तो वो आप क्या करिएगा, प्रदूषित कीजिएगा, और उस दिन सबसे अधिक प्रदूषण होता है पटाखा से, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया। मोटर चलाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, बाइक चला रहे हैं, धुआं कर देते हैं मार के, तो वो क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है, प्रदूषण फैलाना हो गया। इससे ऐसा नहीं कि मानव को ही दिक्कत होता है, वो भी उसके अंदर भी जान होते हैं, जो वन्य प्राणी होते हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम, ये समस्या होती है, क्योंकि उन्हें और मानव से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ हवा उसे पसंद है। हम लोग तो कहीं जाके अपना बर्दाश्त करके रह लेते, लेकिन वो नहीं रहते हैं, उनको जंगल में रहने की आदत, एकदम सदा बहार हवा, ठीक है। और आपको पता होगा ना, पेड़ पौधा से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ज़्यादा पेड़ पौधा जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का निष्क्रिय करते हैं, वो छोड़ती है ना, तो वही उससे क्या होगा, हम लोग का जो है, हम लोग देखते हैं ना रोड वगैरह साइड में देखिएगा पेड़ पौधा लगाया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके ऊपर एक स्टाम्प चिपका दिया जाता है कि अगर कोई काटा तो फिर भैया ओकरा जेल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और उनको भी दिक्कत होता है। आर्थिक लाभ के लिए शिकार, मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु होता है जिनको मार के हमें कुछ लाभ मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे हाथी का दांत हो गया, आगे वाला दांत का बहुत ज़्यादा कीमत मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना आप लोग को क्या बताऊं। वैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके शरीर को बेच के, छाल को बेच के क्या किया जाता है, अपना आर्थिक को बढ़ाया जाता, आर्थिक लाभ लिया जाता। तो वन्य जीवों का ह्रास का कारण ये सब था। इन सिट्टू क्या होता है, ठीक है, इन सिट्टू वन्य जीव जो उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, उसे इन सिट्टू का प्रयास कहा जाता है, ठीक है। इन सिट्टू क्या है, तो आप लोग को याद रखना, वन्य जीव उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास कर सफल हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, इन सिट्टू, ठीक है। जो मतलब जो जंगल वगैरह है वहाँ पे भेज दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है जानवर को पकड़ के, पर्यावरण वाला जो जंगल वाला विभाग है, जंगल वन विभाग वाला आएगा, और जो जीव जंतु है उसको पकड़ के जंगल में जाकर वो लोग रिलीज कर देता है, तो उसको अपना प्राकृतिक घर बन गया। दूसरा क्या होता है, एक्स सिट्टू, वन्य जीवों को संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवास संरक्षण का विकास किया जाता है, इसे एक्स सिट्टू कहा जाता है। जैसे चिड़ियाघर में उसे संरक्षित रखा जाता है, तो उनका खुद का घर नहीं हुआ, उनका खुद का घर वन हो गया, जंगल हो गया। जो हम लोग बना देते हैं जंगल टाइप का बना दिया जाता है, कहाँ पे, चिड़ियाघर में, वहाँ पे उसे रखा जाता है सुरक्षित, ठीक है। आइए, तो इन सिट्टू में क्या होता है, जानवरों का प्राकृतिक घर, जंगल वगैरह, और इन एक्स सिट्टू का मतलब क्या हो गया, कृत्रिम घर जो हम लोग बना के रख देते, जैसे चिड़ियाघर हो गया वगैरह से, ओके। आइए आगे की कहानी को समझते हैं हम लोग। IUCN क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन द कॉन्वर्सेशंस ऑफ
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म IUCN, ठीक है, ने संकटग्रस्त प्रजातियों एवं संवर्धन, ठीक है, संवर्धन की दिशा के कार्य कर रही है एक महत्वपूर्ण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मतलब पेड़ पौधा जो संकट में है, जो विलुप्त हो रहा है, जो जानवर विलुप्त हो रहा है, उस पे ये कार्य कर रहा है, उसको संरक्षित करने का काम करता है कौन? IUCN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कन्वर्सेशंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ बना दिया। अब जो है विश्व संरक्षण संघ बना दिया, मतलब WCU बना दिया, ठीक है। वर्ल्ड कन्वर्सेशंस, ठीक है, यूनियन कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसको क्या बना दिया? वर्ल्ड कन्वर्सेशंस यूनियन बना दिया जाता है, एक नया नाम दे दिया IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ बना दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड कन्वर्सेशंस यूनियन बना दिया गया है। UCN ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों के जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। वो जो है निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित कर दिया, सबको जो है अलग अलग प्रकार से बांट दिया गया है उसको, ठीक है। आइए, तो सामान्य जाति, ठीक है, सामान्य जाति में वे सारी जाति जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। वे सारी जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जाति कहलाती है। जैसे पशु हो गया, साल हो गया, चीर हो गया, कृंतक हो गया, जिसको रोडेटस, ठीक है, रोडेटस इत्यादि, ये सब जो है क्या हो गया? सामान्य जाति के पेड़ पौधा, पशु वगैरह जो भी है, साल हो गया, पशु हो गया, चीर हो गया, इस सबको सामान्य जीवित रहने के लिए क्या है? सामान्य है। ओके, इसकी संख्या ज़्यादा कम नहीं हो रही उतना। ओके, संकटग्रस्त जातियां, वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन्हें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गोंडा, पूंछ वाला बंदर, ठीक है, संगाई, मणिपुर का हिरण, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों का उदाहरण है। संकटग्रस्त जाति वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी जो है संख्या कम होते जा रही है। अगर वे जारी रहा तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। और संकटग्रस्त जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, पूंछ वाला बंदर हो गया, ये सब जो है संकटग्रस्त जाति में आता है। ओके, अब आप देखिए सुवेद जातियां। अब ये क्या होता है भाई? सुवेद जातियां समझिएगा, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या घट रही है। यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, इसको संकटग्रस्त संख्या में ही बोला जा सकता है। लेकिन इस पे जो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इसमें प्रॉब्लम यह है कि संकटग्रस्त जातियों को तो ध्यान में रखा जा रहा है भाई कि ये खत्म होने वाला है, लेकिन सुवेद जाति को जो है जान रहा है कि जिनकी संख्या घट रही है, वैसी जातियां जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि भाई उसकी संख्या घट रही नहीं रही। अगर कहा जाए तो इसको संकटग्रस्त जाति में रखा जा सकता है। जैसे नीला भेड़ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, गंगा की डॉल्फिन हो गई आदि इस प्रकार की जातियों का उदाहरण है। अगर संकटग्रस्त जाति आपको उदाहरण में मिल जाए तो आप लोग मार सकते हैं, अगर सुवेद जाति मिलेगा तो आपको और अच्छा वाली बात है। ठीक है, दुर्लभ जातियां मतलब जिसका मिलना मुश्किल है। इन जातियों की संख्या बहुत कम और सुवेद है और यह इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकती है। दुर्लभ जाति सब मिल ही नहीं रहा है।
ज्यादातर, कहाँ गया है पता नहीं। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले जातियां, जैसे ठीक है, अंडमानी टील, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इस वर्ग में आते हैं। स्थानिक प्रजाति, इसका एक अलग स्थान है, इसका क्या है, एक अलग स्थान है, एक विशेष स्थान पे पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानिक जातियां। और जैसे आपका हो गया निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, ये सब जो है एक विशेष स्थान पे ही पाया जाता है, ये भी क्या है, विलुप्त होने के कगार पे है। अब देखिए लुप्त जातियां, लुप्त हो गया, ओके आ जाओ भाई। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पे अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख एवं डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण है, जो अभी पृथ्वी पे मिल ही नहीं रहा। जहां रहता था वहां पे ढूंढने गया तो भैया मिला ही नहीं। ओके आइए, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है भाई, जंगली सुअर है। ये क्या है, जंगली सुअर है। ओके, तो ये भी अब जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। आइए, हाँ तो भाई ये जो है आपको आगे जो पार्ट 2 आएगा ना भाई, पार्ट 2 जो आएगा, पार्ट 2 में आप लोग को जो है आगे का कहानी हम आपको पढ़ाएंगे वन्य प्राणी का संरक्षण का उपाय। तो मैंने आप लोग को जो है वन संरक्षण और वन के बारे में बता दिया, उसके बाद वन प्राणी के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वन प्राणी का संरक्षण कैसे करना, उसका बचाव कैसे करना, इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। और ये 43 मिनट्स का, यहाँ मुझे लगा कि 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 2 भी जो आएगा वो लगभग इतने देर का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 45 मिनट हो जाए, 50 मिनट हो जाए तो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो भाई ये जो है आप लोग का अभी चल रहा था क्या, वन्य, चलो भाई फर्स्ट पेज पे, हाँ चलो भाई, ये क्या है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, और इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, इसका जो है पार्ट 2 जो है कल आ जाएगा, नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 हम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 के बाद ये खत्म हो जाएगा ये अध्याय, और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग कर लेंगे। बाकी जितने भी अध्याय पढ़े ना, तो यूट्यूब पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी अध्याय होगा सामाजिक विज्ञान का तो आप सर्च कर सकते हैं, या घूस के देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ, या वीडियो के यहाँ नीचे जो है ना ऐसे करके होगा, इस तरह से होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सब लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा लिंक डाल रखे, आप लोग जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, देखिए कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है, आराम से पढ़िए, और सबका प्रश्न उत्तर भी एकदम बारीक तरीका से बता रखे हैं, ठीक है। ये देखिए अध्याय, जो पहला अध्याय आप लोग का था वो इसको बांट दिया, पहला तो ये हो गया, इसका भी प्रश्न उत्तर करवाएं, ये भी पढ़ाए हैं, ठीक है, इसको बांट दिया गया। अब 2 अध्याय हम लोग का और भी है इस अध्याय में देखना, 2 खंड इसका और देखना है, ठीक है। तो हालांकि और 3 दिन लगेगा, ठीक है, 3 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, मुझे जहाँ तक अंदाज है, इसको खत्म कर देंगे, फिर जो है चैप्टर अध्याय जो हम लोग दूसरा देखेंगे भाई। ओके, तो भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोग एक चीज़ करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ओके, तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।